अस्सलाम स्टूडेंट्स। अच्छा, आप लोग का आज क्विज भी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैरब्रोस की। कैरब्रोस इज अ नेटवर्किंग ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब क्या हो गया? अगर प्रोटोकॉल है तो क्या हुआ? MD5 में भी क्या था, हमारे पास प्रोटोकॉल थे ना जिसको हम यूज कर रहे होते थे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन के लिए हमारे पास यूज होता है कहाँ पे? क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन के अंदर, जिसमें सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी होती है। अच्छा, क्लाइंट सर्वर मॉडल में ये यूज हो रहा था। क्लाइंट सर्वर मॉडल का मतलब क्या हुआ? काफी तरह के मॉडल्स होते हैं, जिसमें एक मॉडल होता है क्लाइंट सर्वर मॉडल। नॉर्मली हम क्लाइंट सर्वर मॉडल सुबह शाम यूज कर रहे होते हैं। हाँ, वेब सर्विसेज में जो हम यूज कर रहे होते हैं वो क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है, क्योंकि हम क्लाइंट होते हैं और सर्वर हमें रिस्पॉन्स कर रहा होता है। ठीक है, एक सेंट्रलाइज सर्वर होता है और उसके ऊपर काफी सारे क्लाइंट्स क्या कर रहे होते हैं, उसको रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि हमें क्या करो, रिस्पॉन्स दो। ठीक है, तो वो ये देखिए हमारे पास काफी सारे क्लाइंट्स हैं, जो सिस्टम्स होते हैं। मैं क्लाइंट हूँ, मैंने वेबसाइट पे अभी सर्च किया तो एक सेंट्रलाइज मॉडल था, सर्वर था, जिसने मुझे जो है रिस्पॉन्ड किया। तो ये कह रहा है कि जो कैरब्रोस है हमारा, कैरब्रोस है ये हमारे पास क्या करता है, क्लाइंट सर्वर मॉडल में यूज होता है। ठीक है। अच्छा, इट नेवर सेंड अ पासवर्ड अनलेस इट इज इनक्रिप्टेड। ये किसका प्रोटोकॉल है कि जब तक वो पासवर्ड जो है वो आपका क्या नहीं होगा, ठीक है। ये क्या करेगा, जब तक कि वो पासवर्ड इनक्रिप्टेड नहीं होगा। ठीक है। ओनली अ सिंगल लॉगिन इज रिक्वायर्ड पर सेशन। एक सेशन के लिए एक ही लॉगिन रिक्वायर्ड होगा। ठीक है। अच्छा, इस चीज को आप समझ रहे हैं, एक सेशन के लिए एक लॉगिन रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ जाओ ना, सिंगल लॉगिन सिंगल सेशन के लिए आपको, आप लोगों ने जीमेल पे लॉगिन करते हैं, ठीक है। वो एक सेशन क्रिएट होता है, वो सेशन फिर उसके बाद दोबारा से वो एक ही, वो जो सेशन चल रहा है उस सेशन के लिए एक ही दफा आप आईडी पासवर्ड डालते हैं, और जब आप लॉग आउट कर जाते हैं तो आप क्या करते हैं, अपना सेशन खत्म करते हैं। यहाँ पे दूसरी एक और चीज है कि सेशन आपका टाइम आउट के साथ खत्म हो जाता है। ये पता है आप लोगों को कि टाइमर चल रहा होता है, टाइमर के साथ आपका सेशन खत्म हो जाता है। ये पता है ना, टाइमर के साथ सेशन खत्म होता है। ठीक है, तो अगर टाइमर के साथ भी सेशन खत्म होता है तो वो कह रहा है कि सेशन में हर दफा जब आपको लॉगिन होना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना आपको ऑथेंटिकेट करवाना पड़ेगा। ये कैबरोस के अंदर है। ठीक है। क्रेडेंशियल डिफाइंड एट लॉगिन और देन पासवर्ड बिटवीन रिसोर्स विदाउट द नीड ऑफ एडिशनल लॉगिन। ठीक है, एडिशनल लॉगिन की जरूरत नहीं है, लेकिन क्रेडेंशियल वो कह रहा है कि शुरू में शेयर करेंगे, पासवर्ड जो है ना मस्ट इंक्रिप्टेड होना चाहिए, अदरवाइज जो है ना वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। कॉन्सेप्ट डिपेंड ऑन ट्रस्टेड थर्ड पार्टी की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। तो बीच में एक होगा, एक सेंटर है जो कि दोनों को क्या करेगा, की शेयर करवाएगा। ये इसकी एक खासियत है। ठीक है, इसके अंदर है कि बीच में एक और सिस्टम भी होगा। इसकी मैं तस्वीर आप लोगों को दिखा दूं, थोड़ा सा इसमें हमें आइडिया हो जाएगा कैरब्रोस काम कैसे कर रहा होता है। ये देखें, ये बीच में ये है कैरब्रोस का क्लाइंट है, ये डोमेन कंट्रोलर एंड की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, और ये हमारे पास रिसोर्स सर्वर है जिसके साथ हमने लॉगिन करना है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम इस असल में कैरब्रोस सर्वर है जो कि हमें ऑथेंटिकेट कर रहा है या की जनरेट करके दे रहा है। ठीक है, कैरब्रोस में इस तरह से होता है, आपके पास एक सिस्टम होता है जो कि आपके जो पासवर्ड्स हैं उनको इंक्रिप्ट करके दे रहा होता है, और ये असल में ये सर्वर रिसोर्स सर्वर है जिसपे आपने जाना है। ठीक है, इसके आगे उसने इमेज भी दी हुई है, ये हमारे पास। ठीक है, ये कैरब्रोस का की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है। ये आपको की बना के देता है हर दफा नई, जो आप पासवर्ड बनाते हो उस पर हर दफा नई की बना के देता है, फिर आप उसको ऑथेंटिकेट करते हैं। हाँ, वो की बना के देता है ना आप, क्योंकि कैरब्रोस का सिस्टम यूज हो रहा है तो उसपे वो आपको हर दफा नई की बना के देता है, वो सेंटर बना के दे रहा होता है। हर दफा नई की होती तो आप उसको वो नहीं कर सकते, मतलब ब्रेकआउट नहीं कर सकते। ठीक है, वो सेंटर का काम है कि वो की जनरेट करके देगा। है, बैंकिंग वाले पता नहीं कैरब्रोस यूज करते नहीं करते, वो तो ओटीपी यूज करते हैं, लेकिन अब उसमें कैरब्रोस यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। कैरब्रोस में ये होता है कि एक अलग से एक सिस्टम पड़ा हुआ है जो कि जनरेट करके दे रहा है आपको कीज, अलग से एक सिस्टम है। ठीक है, जिसको वो केडीसी कह रहा है, कैरब्रो की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जो होता है बेसिकली। It performs mutual authentication where a client prove its identity to a server
एंड सर्वर प्रूव इट्स आइडेंटिटी टू द क्लाइंट। अब इन दोनों के बीच में कौन बैठा हुआ है? कैरब्रोस बैठा हुआ है, वो इन दोनों को जो है ना ऑथेंटिकेट कर रहा है। उसको पहले से पता है कि इनको अपने आप को प्रूफ करवाने के लिए कोई ना कोई की है। जैसे अब आप लोग सब स्टूडेंट हैं, तो आप सबसे मैं बोलूंगा कि आप काइंडली प्रूव योरसेल्फ यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ न्यूपोर्ट। देन हाउ यू कैन प्रूव योरसेल्फ? you can tell me your registration number and show me your ID cards। ऐसे ही होगा ना। तो मैं उसको देखूंगा तो मैं कहूंगा हाँ यार ये ऑथेंटिकेटेड है। एल्स में भी हो सकता है कि आई कैन यूज द फिंगरप्रिंट स्कैनर। ठीक है। अब दूसरी चीज है कि अगर आप मुझसे पूछो कि मैं कैसे टीचर हूँ, तो मैं भी है कि इसका नाम के मेरे पास जो एक्सेस है यहाँ पे वाईफाई का और इंटरनेट का, या मैं यहाँ का लैपटॉप यूज कर रहा हूँ। ठीक है। यहाँ मेरे पास भी एक कार्ड होना चाहिए, वैसे तो नॉर्मली एक कार्ड होना चाहिए। ठीक है। तो वो मेरी आइडेंटिटी प्रूफ कर रहा है। तो आप दोनों ने, हम दोनों ने एक दूसरे को क्या किया, पहचान लिया किसके थ्रू। लेकिन हम दोनों को प्रूफ कौन कर रहा है? यहाँ तो हम खुद ही आइडेंटिफाई कर रहे हैं एक दूसरे को। नॉर्मल क्लाइंट सर्वर सिस्टम में क्या हो रहा है, हम खुद ही एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। लेकिन कैरब्रोस में ऐसा नहीं है। कैरब्रोस में क्या है, वो बीच में एक सेंटर सिस्टम मौजूद है जो कि दोनों को आइडेंटिफाई करके दे रहा है कि हाँ ये सर्वर ऑथेंटिकेटेड सर्वर है, हाँ ये क्लाइंट जो ऑथेंटिकेटेड क्लाइंट है। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, कैरब्रोस को पे कर रहे हैं, कैरब्रोस की सर्विसेज यूज कर रहे हैं। ठीक है। इसीलिए कैरब्रोस की सर्विस सब नहीं लेते क्योंकि वो महंगी होती है, कॉस्टली होती है। ठीक है। इसलिए कैरब्रोस लोग यूज नहीं करते। इसकी डिप्लॉयमेंट, फिर इसके मैनेजमेंट, कॉन्फ़िगरेशन, ये सब चीजें अपनी जगह पे ये बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाती है। अलग सिस्टम है वो कैरब्रोस वाले, खुद अपनी भी तो चीजें बेच रहे हैं ना। अच्छा, उसके बाद हमने देखा था MD5 हैशिंग। ठीक है। अगर हम कोई इनपुट देते हैं हेलो वर्ल्ड, हेलो इनको हेलो पीपल, तो उसके ऊपर प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद हमारे पास क्या है कि ये एक हैश कोड जनरेट होकर आ जाता है। ठीक है। अच्छा, हैश के बारे में अगर आप लोग बात करें तो हैश हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हैश फंक्शन होता है, हैश कोड्स होते हैं, जो कि हम डाटा स्ट्रक्चर में हमने देखा था। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें आपने हैश फंक्शंस पढ़े होंगे। हैश फंक्शंस तकरीबन तमाम ही प्रोग्रामिंग, जो कंप्लीट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उसके अंदर आपके पास हैश फंक्शन मौजूद होते हैं, जो कि वो बिल्ट इन आपको बना के दे रहा होता है। ठीक है। वैसे वो और बात है कि आपको उसकी जो बैकग्राउंड थ्योरी है वो आपको डाटा स्ट्रक्चर में पढ़ाई जाती है। ठीक है। MD5 हैशिंग एल्गोरिथम हम बता चुके हैं, इज अ वन वे क्रिप्टोग्राफिक फंक्शन। देखो कैरब्रोस में वन वे नहीं था, लेकिन ये MD5 जो है वन वे। एक्सेप्ट अ मैसेज ऑफ एनी लेंथ एज इनपुट एंड रिटर्न एज आउटपुट अ फिक्स लेंथ डाइजेस्ट वैल्यू। ठीक है। जो ये कह रहा है कि वो कोई भी वैल्यू लेगा और उसके अगेंस्ट क्या करेगा, 1 to 8 बिट का एक हैश कोड बना के दे देगा। यूज फॉर ऑथेंटिकेटेड द ओरिजिनल मैसेज। ठीक है। जिसको ऑथेंटिकेट करते हैं हम, जिसके थ्रू ओरिजिनल मैसेज को। ओरिजिनली जो ये यूज हुआ था, सिक्योर क्रिप्टोग्राफिक हैश के एल्गोरिथम फॉर authenticating digital signature। What are the digital signatures? Let me check। मैंने फायरफॉक्स ओपन किया और यहाँ मैं कोई भी एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। जैसे सपोज मैं नहीं बोर्ड पे क्यों जा रहे हैं, हम मीजान बैंक ओपन कर लेते हैं। नॉर्मली जो बैंक्स की वेबसाइट होती है उसके अंदर हमें रिक्वायरमेंट होती है कि हमारे पास क्या हो। इसके जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए वेरीफाइड बाय गूगल ट्रस्टेड सर्विसेज, और यहाँ पे ये बता रहा है कि ये, जब इस पे क्लिक करेंगे, सर ये क्लिक नहीं किया गया। जब मैंने इस पे क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पर मुझे ये देगा कि ये जो है ना एक ट्रस्टेड साइट है। ठीक है। यहाँ पे आएगा। ठीक है। ये देखें यहाँ पर ये मेरे पास आ गया। अब यहाँ पे देखिए व्यू सर्टिफिकेट आ रहा है और इसका डिजिटल सिग्नेचर। क्या चीज देखें, ये कीज है इसकी, ये इसकी डिजिटल सिग्नेचर्स हैं। ठीक है। लॉगिन आईडी। ठीक है। ये आपके पास नजर आ रही है। असल में देखें ये जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, ये देखें इसने कहाँ से लिया हुआ है। गूगल से सर्टिफिकेट लिया हुआ है, इसने डिजिट सर्च से सर्टिफिकेट लिया हुआ है, इसने क्लाउड लेयर से लिया हुआ है सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट बेसिकली क्या है, इसका डिजिटल सिग्नेचर है और उसकी लॉगिन आईडी दी हुई है यहाँ पे। ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट जो होते हैं बेसिकली क्या है, इसके डिजिटल सिग्नेचर है। इसमें हैश का कोड भी आपको नजर आएगा। हाँ, वो एल्गोरिथम है, वो बेसिकली आप सर्टिफिकेट पे जाएंगे ना तो उस पे वहां पे उसकी जो है ना वो कोडिंग नजर आ रही होगी आपको।
यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर बेसिकली आपका जो है ना वो हैश कोड होता है, जिसके थ्रू जो है ना वो आपको देख सकते हैं कि हाँ ये इन्हीं का, लेकिन वो कह रहे हैं कि इनिशियली यूज होता था इसके लिए, अब नहीं होता। ठीक है। MD5 has been deprecated for uses other than as a non-cryptographic checksum to verify data integrity and detect unintentional data corruption. ठीक है, अब ये दूसरे कामों के लिए वो कह रहा है कि MD5 यूज होता है, और वो कौन से हैं कि जो अनइंटेंशनली जो अगर डाटा कोई करप्ट हो जाए ना तो उसके लिए यूज होता है, ताकि उसको हम वेरीफाई कर सकें। Although originally designed as a cryptographic message authentication कोड एल्गोरिथम फॉर यूज ऑन द इंटरनेट। ठीक है, नॉर्मली ये कह रहे हैं इंटरनेट के ऊपर हम यूज कर रहे थे, जिसमें हम क्या करते हैं कोड को कन्वर्ट करते थे अपने हैश में, और फिर आगे फर्दर जो है ना वो ब्रेकआउट होता था, जो डिक्रिप्ट होता था, इनक्रिप्ट करके भेजते थे और वहां से फिर जाकर क्या होता था, डिक्रिप्ट होता था। ठीक है, MD5 हैशिंग इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड रिलायबल फॉर यूज एज अ क्रिप्टोग्राफिक चेकसम बिकॉज रिसर्चर्स हैव डेमोंस्ट्रेटेड टेक्निक कैपेबल ऑफ इजीली जनरेटेड MD5 कोलिजंस ऑन कमर्शियल ऑफ द सेल्फ कंप्यूटर्स। यानी कि नॉर्मली वो कह रहे हैं कि जो कंप्यूटर्स हैं उसके ऊपर क्या हो रहा है कि MD5 को हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं, यानी कि इसके थ्रू अगर आप कोई हैश कोड जनरेट करते हैं तो उस हैश कोड को आसानी से डिकोड किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है। तो इसी वजह से अब जो है वो आपके पास जो MD5 हैशिंग एल्गोरिथम है वो यूज नहीं होता, अब एडवांस लेवल पे यूज होता है। 1 to 8 बिट का तो खैर यूज होता भी नहीं है। ये हम पहले बात कर चुके हैं, रोनाल्ड रावेस साहब ने ये जो है वो बनाया था, और MD5 जो है वो 1991 में आया था, उससे पहले जो है वो हमारे पास MD4 था। ठीक है, इसमें इन्होंने कुछ बातें बताई हैं इसके बारे में, जैसे कि 1 to 8 बिट इसका मैसेज डाइजेस्ट है, और इसके जो कुछ एडवांस है, कंप्रोमाइज इन द सिक्योर मैनर बिफोर बीइंग एन्क्रिप्टेड विद इन अ प्राइवेट सीक्रेट की अंडर अ पब्लिक की एन्क्रिप्शन सच एज RSA के अंदर भी ये यूज होता है। RSA मैंने बताया था आपको, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो पब्लिक प्राइवेट की यूज होती है। ठीक है, डबल एल्गोरिथम यूज होता है, दो की यूज होती है, एक पब्लिक और एक प्राइवेट की। तो पब्लिक की वो शेयर करता है और अपनी प्राइवेट की के थ्रू उसको क्या करता है, कन्वर्ट कर रहा होता है। और लास्ट में भी हम लोगों ने थोड़ा सा उसको डिस्कस किया था कि वो किस तरह से हम उसको, जैसे मैंने उसको बताया था कि CRC है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक के थ्रू जो हम डाटा करेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई डाटा में एरर आ रहा है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। यानी कि हम ये देखें कि जो डाटा पहुंचा है वहां पे वो करप्ट तो नहीं है। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास बता रहा था, फॉलोइंग डेमोन्स्ट्रेशन आर 26 बाइट ASCII इनपुट एंड द कोरस्पॉन्डिंग MD5 हैश। ये लिखा हुआ है आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, ये किसने, ये स्ट्रिंग है ASCII कोड को उसने फिर क्या किया, MD5 में कन्वर्ट किया है। तो नीचे जो उसका कोड बन रहा है हैश कोड, वो देखें वो बन रहा है 26 बाइट का। अच्छा, इवन अ स्मॉल चेंज इन द मैसेज विल रिजल्ट इन अ मोस्टली डिफरेंट हैश। ठीक है, अगर आप हल्का सा भी, वो कह रहा है छोटा सा भी चेंज करेंगे तो पूरे का पूरा हैश चेंज हो जाएगा, इतना पावरफुल कोड है ये। फॉर एग्जाम्पल एडिंग पीरियड टू द एंड ऑफ द सेंटेंस, जैसे आर यू एबल टू अंडरस्टैंड के आगे खाली उसने क्वेश्चन मार्क लगाया, तो आप देखें जो नीचे वाला हैश कोड है और जो ऊपर वाला हैश कोड है उसमें बहुत ज्यादा फर्क है, नजर आ रहा है? अगर आप उस हैश कोड को देखें तो वो बिल्कुल उससे यकसर मुख्तलिफ है। ठीक है, तो ये इसकी पावर बता रहा है आपको कि अगर आप सिर्फ एक आपने जो है उसके वो लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो कुछ चेंज हो गया। द हैश ऑफ द जीरो लेंथ स्ट्रिंग इज, अगर कोई स्ट्रिंग की लेंथ नहीं भी है तो भी देखें आपके पास जो हैश बन रहा है वो पूरे का पूरा बन रहा है। लास्ट क्लास में आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या करता है, वो बिट्स ऐड कर लेता है, ऑफसेट बिट्स जो ऐड कर लेता है। यानी कि अगर आपके पास आपने जो मैसेज दिया वो 00 है, तो भी उसने क्या किया, उसमें बिट्स ऐड कर लिए, तो भी उसका कुछ ना कुछ हैश एल्गोरिथम और हैश कोड बनेगा ही बनेगा। ठीक है, स्पेसिफाइड फॉर मैसेज कंसिस्टिंग ऑफ एनी नंबर ऑफ बिट्स, इट इज not limited to multiple of 8 bits, octets, bytes. Some MD5 implements such as MD5 some might be limited to octets. कुछ ऐसे हैं जो वो कह रहा है कि octets पे काम करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो byte पे काम करते हैं, डिफरेंट MD5। ये वाला जो भी बता था मैं हैश वाला, ये MD5 बाइट्स में काम कर रहा है, कुछ है वो ऑक्टेट पे भी काम कर रहे होते हैं। तो अब ये बता रहे हैं कि हमारे पास स्टेप 1 क्या होता है, पैडिंग। पैडिंग आपको याद होगा, जिसमें मैंने कहा था कि अगर हमारा छोटा होगा ओरिजिनल मैसेज तो उसमें हम क्या करेंगे, मजीद बिट्स ऐड कर लेंगे, ताकि वो पूरे का पूरा हमारा जो है डाइजेस्ट है वो उतना ही बनेगा। आपको याद होगा यहाँ पे देखें, चाहे आपने ये लिखें, चाहे आप ये लिखें, चाहे आप ये लिखें, चाहे आप लिखेंगे, वो मैसेज पूरे का पूरा ही बनेगा। आप इसमें जितना मर्जी ऐड कर दें, उसने क्या करना है, उसको 1 to 8 बिट का हैश कोड ही बनाएगा वो। तो यहाँ पे यही बता रहा है कि जो ओरिजिनल मैसेज है उसके अंदर ऐड की पैडिंग। ठीक है, पैडिंग क्या थी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। ये ओरिजिनल मैसेज है,
और इसके अंदर पैडिंग ऐड कर दी। पैडिंग को कह रहा है कि 1 से 512 बिट्स हो सकती हैं, एक भी हो सकती है और 512 भी हो सकती है। द टोटल लेंथ ऑफ दिस शुड बी 64 बिट्स लेस देन अ मल्टीपल ऑफ 512। फॉर एग्जांपल जैसे बता रहा है कि 448 बिट्स 512 माइनस 64, ये इसकी कैलकुलेशन बता रहा है। हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम यहाँ पे पूरा कोई MD5 एल्गोरिथम का कोड नहीं लिख उसके पूरे डिटेल में नहीं जाएंगे। हम सिर्फ समझेंगे कि बेसिकली MD5 काम क्या कर रहा है। ठीक है, पैडिंग इज ऑलवेज एडेड इवन इफ द ओरिजिनल मैसेज इज ऑलरेडी अ मल्टीपल ऑफ 512। वो कह रहे हैं कि भले ही 512 का क्यों ना हो, फिर भी इसके अंदर हम पैडिंग ऐड करेंगे ताकि हम उसको जो है ना वो उसके इक्वली लेकर आ सके। ठीक है, ये हमारे पास बता रहा है ये ओरिजिनल मैसेज है। ठीक है, अपेंड लेंथ आपको याद होगा, हमने अपेंड के ऊपर पढ़ा था कि अपेंड क्या कर रहा है हमारे पास। ये थोड़ा सा आसान अल्फाज में लिखा हुआ था। अपेंड क्या कर रहे हैं, टू मेक इट अ 1 to 8 बिट मैसेज द रिमेनिंग बिट्स आफ्टर ओरिजिनल मैसेज विल बी एडेड। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसमें कुछ जो है ना पैडिंग ऑप्शनल है, पर उसके बाद हम क्या करेंगे लेंथ इसमें ऐड कर देंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा 64 बिट का। डाटा टू बी हैश डाइजेस्ट, ये 64 बिट का होगा और ये ओरिजिनल मैसेज है, ये पैडिंग है और ये क्या है हमारे पास उस लेंथ को कंप्लीट करने के लिए। ये टोटल मिला के कितना हो गया आपके पास 64 बिट का हैश कोड। हैश कोड 64 बिट का ही होगा, वो ये कह रहा है इस सिनेरियो के अंदर। वैसे तो जो अभी हाईएस्ट जो था वो उसने बताया कि MD5 हाईएस्ट कितना था 1 to 8 बिट का था। ठीक है, फिर ये क्या करता है डिवाइड द इनपुट इन 512 बिट ब्लॉक्स, यानी कि इसको क्या करेगा, ये जो डाटा टू बी हैश डाइजेस्टेड है उसको क्या करेगा, सबसे पहले 512 बिट के ब्लॉक में तोड़ेगा, यानी कि हर एक को 512 बिट का ब्लॉक तोड़ेगा। अच्छा 64 जो आपका वो है बाइट है, 64 सॉरी बिट है। ठीक है, अब ये 512 के इसने जो है ना वो ब्लॉक्स में उसको ब्रेक किया, जो डाटा उसमें हैश होना है। ठीक है, जैसे ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक, इसने इनिशियलाइज चेनिंग वेरिएबल, तो इसने क्या किया कि ABCD, अब इसने हेक्स कोड बनाया इनका। ठीक है, जो वेरिएबल्स हैं A B C और D, इसके अंदर जो है ना इनका हेक्स, इसने क्या किया हेक्स कोड बनाया। अच्छा हेक्स कोड में ये होता है आपके पास कि आपका जो कोड है ना वो बहुत छोटा हो जाता है, जो आपकी वैल्यू है वो बहुत छोटी हो जाती है और वो बहुत बड़ी अमाउंट को डिफाइन कर रही होती है, क्योंकि आपका जो डेसिमल है वो 10 का होता है और आपका जो हेक्साडेसिमल है वो 16 नंबर का होता है। तो आपने वो देखा कि उसकी मल्टीप्लिकेशन जब जाती है ऊपर तो वो बहुत बड़ी वैल्यू बन जाती है। तो इसलिए इसने इसको क्या किया, देखिए हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर, जैसे 89 ABCDEF। ठीक है, फिर उसके बाद है कॉपी ऑफ चेनिंग वेरिएबल प्रोसेस ब्लॉक में ABCD वेरिएबल इनटू टेम्परेरी वेरिएबल्स, यहाँ से इसने क्या किया कि उसको टेम्परेरी वेरिएबल में कन्वर्ट किया। डिवाइड द करंट 512 बिट ब्लॉक इन 16 सब ब्लॉक। अब वो जो एक ये वाला जो ब्लॉक बना हुआ था ना 512 का, उसने उसको पहले 4 में तोड़ा, उसको नए वेरिएबल में इनिशियलाइज किया, फिर उस एक 512 को और सब ब्लॉक्स में तोड़ा, तो टोटल 32 बिट के 16 सब ब्लॉक्स बन गए। और ये रहा ये वाला। ठीक है, 4 ब्लॉक्स, फिर उसके बाद उसने क्या किया कि जो 512 का एक ब्लॉक था उसको उसने 16 सब ब्लॉक्स में ब्रेक किया और हर एक ब्लॉक कितने का था 32 बिट का था। ठीक है, 16 सब ब्लॉक्स था। फिर उसके बाद उसने अब वो जो 16 सब ब्लॉक्स हैं उसके अंदर उसने कांस्टेंट ऐड किया T और उसमें एक 1 राउंड लगाया, यानी कि पहला राउंड। ठीक है, उसमें पहला राउंड लगाया उसने। पहले राउंड के अंदर क्या करें, वी कैन मैथमेटिकली एक्सप्रेस अ सिंगल MD5 ऑपरेशन एज फॉलोज। तो अब ये क्या करेगा, A इज इक्वल टू B प्लस A प्लस प्रोसेस P। ठीक है, BCD इन तीनों का इसने वो जो है वो कॉमा लिया, प्लस M ऑफ I T, ये वाला T ऑफ K और लेस देन इक्वल टू, अच्छा ये लेस देन नहीं है, ये है आपके पास शिफ्ट रजिस्टर जिसको हम कहते हैं। ठीक है, याद है शिफ्ट, याद है आप लोगों को, याद है शिफ्ट, याद है शिफ्ट रजिस्टर, नहीं याद, असेंबली लैंग्वेज में पढ़ा होगा, असेंबली लैंग्वेज में शिफ्ट करते थे। शिफ्ट में होता ये था कि वो बिट एक बिट खाली उठा के आगे करता था, वैल्यू जो है ना वो चेंज हो जाती है आपकी। और इसमें तो वो 3 लगाए उसमें, ये देखो 3 लगाए, 1 2 3। तो ये क्या करेगा, जब ये इसकी वैल्यू यहाँ लेके जाएगा तो क्या होगा, उसकी जो एक एक जीरो को मूव करता रहेगा। शिफ्ट में होता है जीरो को आगे मूव कर रहा होता है, अगर आपने असेंबली लैंग्वेज पढ़ी हुई उसमें आपने पढ़ देखा होगा, वो एक एक जीरो को आगे कर रहा होता है। ये इंटरनल लेवल पे प्रोसेसर में हो रहा होता है, तो उससे जो है ना वो आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, यहाँ पे चेंज हो जाती है। फिर ये क्या करेगा, फिर ABCD चेनिंग वेरिएबल प्रोसेस P अ नॉन लीनियर ऑपरेशन MI
अब ये बता रहा है एम क्यू मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस आई विच इज द ith 32 बिट वर्ड इन द Qth 512 बिट ब्लॉक ऑफ द मैसेज, यानी कि 512 के अंदर से जो आपका 32 बिट का वर्ड है उसकी वो बता रहा है क्या कितने में तोड़ा हमने, 16 में। तो वो कह रहा है कि 16 मल्टीप्लाई बाय क्यू, तो क्यू क्या है, क्यू क्या हमारा, क्यू है हमारा जो Qth मतलब 512 के अंदर से जो कौन सा वाला ब्लॉक है ये, तो क्यू वो नंबर आएगा, यानी कि पहला दूसरा तीसरा सब ब्लॉक की अगर बात कर रहे हैं। टी ऑफ की जो ये कांस्टेंट है तो वो कह रहा है कि ये कोई एक कांस्टेंट है जो उसमें ऐड करेगा वो, और ये क्या सर्कुलर शिफ्ट बाय एस बिट्स, ठीक है। मैंने कहा था ना शिफ्ट है ये आपके पास, तो शिफ्ट कहाँ पे यूज होता है, उसके अंदर असेंबली लैंग्वेज में होता है। तो शिफ्ट बेसिकली वो आपके आपने अगर पढ़ा हो रजिस्टर आपने पढ़े हो तो आपको उसमें यह होता था कि हमारे पास अगर 0 1 0 0 0 लिखा हुआ है तो आप 1 को जो है ना अगर आप लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो वो आगे चला जाएगा, अगर आप उसको राइट शिफ्ट करेंगे 1 2 3 तो वो 1 2 0 छोड़ के आगे निकल जाएगा, 1 वहां आ जाएगा, तो आप शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये उसमें ये पावरफुल चीज, तो ये यहाँ पे यही कर रहा है। अब ये 1 राउंड का मतलब क्या है, ये ऐसे राउंड घुमाएगा इसके ऊपर, तो जब राउंड घुमाएगा तो नंबर क्या बन के निकलेगा और फिर इसी को डिकोड करने के लिए भी हम यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये फर्स्ट राउंड में वापस घुमा, तो ये कह रहा है कि ए बी सी डी, इसके ऊपर जो है वो बी सी डी के ऊपर प्रोसेस पी लगा ये वाला, ठीक है। प्रोसेस पी इसके ऊपर परफॉर्म किया सिर्फ बी सी डी के ऊपर और ए के अंदर ऐड कर दिया, जो भी इनको प्रोसेस किया उसके बाद ए में ऐड कर दिया और बी को दोबारा से जो है ना वो 6 स्टेप में ऐड कर दिया। ये एल्गोरिथम है बेसिकली MD5 का। तो ये MO5 क्या है हमारे पास, नहीं मुझे पता नहीं है, तो मुझे पता है हाँ, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग बिकॉज इट इज सॉल्व बाय द मैथमेटिशियंस, इट्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। MO5 ऐड जो है वो हमारे पास होगा स्टेप 3 पे। अच्छा ये देखने वाली चीज देखो ना कि इसकी डिफिकल्टी लेवल में बता रहा हूँ आप लोगों को, ये तो कुछ भी नहीं है कि ABCD उसमें से BCD के ऊपर प्रोसेस P हुआ पहले, फिर A को के अंदर हमने जो प्रोसेस P से रिजल्ट आया उसको ऐड किया, फिर उसके अंदर MO5 ऐड किया, फिर उसके अंदर T of K ऐड किया, फिर हमने शिफ्ट किया, फिर हमने जो है ना वो B को दोबारा से ऐड किया इसके अंदर, और फिर अब जो निकल के आया वो ABCD होगा स्टेप 7 के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, एक MD5 का ऑपरेशन है ये। आगे भी चलेंगे ना तो आपको बताएगा कि सिंपल एग्जीक्यूशन ऑफ MD5। इसमें एक और चीज बताएगा कि ऐसे ये देखो ऐसे कितने राउंड है, ये पहली इटरेशन है, ये दूसरी इटरेशन है, ये तीसरी इटरेशन है, ये चौथी इटरेशन है, तो ऐसी ही कितनी इटरेशन चलेंगी, ठीक है। नंबर ऑफ इटरेशंस होती हैं वो चलती रहती है, उसके बाद जाके आपके पास एक हैश कोड का नंबर जनरेट होकर आ रहा होता है, ठीक है। यहां से आगे ये गया, ये कह रहा है एक आउटपुट वैल्यू ऑफ D ऑफ इटरेशन 1 पहली इटरेशन, वेयर इज द वैल्यू ऑफ सेकंड 32 बिट सब ब्लॉक S इज इक्वल टू 12। ऐसे ही आपके पास कितने टोटल चलेंगे इटरेशन, 1 2, ये देखो टोटल पीरियड 1 राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड 4, तो ये पूरा प्रोसेस चलेगा। तो क्या होगा आपके पास, ये आपके पास वैल्यू जनरेट हो जाएंगे, वैल्यूज ऑफ द टेबल T, ठीक है। ये टेबल है हमारे पास T और इसकी ये वैल्यूज हमारे पास जनरेट होके आ गई हैं जो हमने कांस्टेंट दिया था, यानी कि पहला राउंड दूसरा राउंड तीसरा राउंड चौथा राउंड ऐसे करके जनाब ये कितने राउंड जो हमारे पास चलते रहे। अच्छा जो वैल्यू जनरेट होकर आ रही है ना हमारे पास हेक्स कोड में जनरेट होकर आ रही है, देख रहे हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो हैश कोड हमारे पास जनरेट होकर आ रहा था वो भी ये वाली वैल्यू किस में, हैश में, जो हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो ये आपके पास कहाँ से जनरेट होकर आई, ये आपके पास जो है वो 64 जो आपके पास बिट्स हैं उसकी वैल्यू जनरेट होकर आई है आपके पास। अच्छा नंबर ऑफ राउंड MD4 में 3 थे, MD5 में 4 थे, ये देखें यहाँ पे 4 है, ठीक है। पहला राउंड तो इसमें वैल्यू ये है, दूसरे राउंड में वैल्यू ये है, तीसरे राउंड में वैल्यू है, चौथे राउंड में ये वैल्यू है, ठीक है। और उसके बाद ये कह रहे हैं यूज ऑफ एडिटिव कांस्टेंट नो डिफरेंट इन ऑल द आइट्रेशन, यानी कि MD4 में ये फ्लॉ था कि हर आइट्रेशन जो है ना वो सेम चलती थी, लेकिन MD5 में हर जो आइट्रेशन है वो दूसरी आइट्रेशन से डिफरेंट रिजल्ट जनरेट कर रही होती है। फिर प्रोसेस P इन राउंड 2, अब ये नीचे प्रोसेस P है, अब यहाँ पे छोटे से DLD इन्वॉल्व हो गई, यहाँ फिर आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ठीक है, जिसमें क्या है B कंजक्शन C, B एंड C, B और C, यही है ना, याद है। फिर उसके बाद और आ गया जो डिसजंक्शन, याद है, कंजक्शन डिसजंक्शन, फिर B कंजक्शन D, फिर डिसजंक्शन, फिर C कंजक्शन D। समझ में आ रहा है डिसजंक्शन कंजक्शन क्या होता है, मैट्रिक में पढ़ा था कंजक्शन।
किसमें पढ़ा था? इंटरसेक्शन किसमें पढ़ा था? मैट्रिक में। अच्छा हो सकता है, लेकिन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी है। सर डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में पढ़ा ही है। डिस्क्रीट मैट्रिक में पढ़ा था। अगर आप डीएलडी में पढ़ेंगे तो उसको एंड बोलते हैं, और अगर आप डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे तो इसको डिसजंक्शन और कंजक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि राउंड इसके अंदर जो MD4 के अंदर जो आपका प्रोसेस पी ना, वो क्या करता है। अब आप पीछे को देखें थोड़ा सा कि यहाँ पे BCD पे वो क्या कर रहा है। ये देखिए BCD पे प्रोसेस पी क्या कर रहा है, ये परफॉर्म कर रहा है। अब ये हमें पता है ये क्या है कि B और C का एंड ले लो, B और D का एंड ले लो, इन दोनों का और ले लो, फिर C और D का एंड ले लो, फिर इसका ये जो इनका रिजल्ट आया उसके साथ और ले लो। ये तो समझ में आ रही है ना बात। वो सेट्स हैं, सेट्स बात सेट हो गया, आप साइड पे आ गए ना। अब हम सॉरी सर मैं आपकी, अच्छा सर एक सवाल है मेरा। बोले सर ये छठा सेशन है ना? जी बेटा। ठीक है बस पूछना चाहता। वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा उसके बाद है ये आपके पास B एंड D और C एंड नॉट D। ठीक है, और दिस इज मोर रैंडम। ये कह रहा है कि B एंड D और C एंड और नॉट D। तो ये कह रहा है कि ये वाला जो रिजल्ट बनता है ना, ये मजीद रैंडम नंबर जनरेट करता रहता है, ये वाला नहीं करता। ठीक है, कुछ इसकी स्ट्रेंथ बता रहा है वो कि MD5 एल्गोरिथम की स्ट्रेंथ क्या है कि गिवन अ मैसेज दैट इज वर्किंग बैकवर्ड टू फाइंड द ओरिजिनल मैसेज कैन हैव लीड अप टू 128 ऑपरेशंस। ये कुछ इसकी पावरफुल है। ठीक है, MD5 के बारे में आप थोड़ा सा और पढ़ लीजिएगा कि MD5 क्या है हमारे पास। ठीक है, और ये IETF ने इसको 2011 में जो है ना वो बंद कर दिया था MD5 को, लेकिन MD5 अपने दौर में जो है ना वो सबसे पावरफुल जो है ना वो था मैसेज का कन्वर्जन का एल्गोरिथम था। ठीक है, थैंक यू सो मच क्लास।